हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने बहुत ही जानदार और शानदार क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की क्लास आपकी बहुत जल्द टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। ये सारी की सारी क्लासेस आपको एकदम टॉपिक वाइज विद फैक्ट और विद कॉन्सेप्ट के साथ में करवाई जाएंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास क्लास की तरफ। आज देखिएगा, क्लास का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मोहम्मद फराह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सभी सवाल नंबर 1 का जवाब देंगे। सभी के सभी सवाल नंबर 1 का जवाब देंगे। क्या सही जवाब रहेगा? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी द राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस देश में टेम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया गया है? आपका ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, ब्रिटेन। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ब्रिटेन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुरम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? थाईपुरम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी इसका आंसर करेंगे। आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि ये किस भगवान के लिए समर्पित समर्पित है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए मुर्गन के लिए, भगवान मुर्गन के लिए समर्पित है। अगर पूछा जाए कि इस त्योहार में किस कलर के कपड़े पहने जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए पीले कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो बच्चे यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको यूपी के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है कि एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है। ऑप्शन ए है आपका वाराणसी में, ऑप्शन बी गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप सभी का सही जवाब ऑप्शन बी आना चाहिए, गढ़मुक्तेश्वर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पूछा जाए अगर पूछा जाए आपसे कि किस शहर में तैनात की गई है, तो आपका आंसर गढ़मुक्तेश्वर आना चाहिए। गढ़मुक्तेश्वर में ये तैनात की गई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लास्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? फ्लोटिंग प्लास्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। ऑप्शन ए इंद्र सागर बांध, ऑप्शन बी गांधी सागर बांध, ऑप्शन सी ओंकारेश्वर बांध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। सभी का ऑप्शन सी एकदम जवाब आना चाहिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ओंकारेश्वर बांध। अगर पूछा जाए कि ये किस नदी पर है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए नर्मदा नदी के ऊपर है। अगर पूछा जाए किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश एमपी में है। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार सवाल है। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका जीएस लक्ष्मी, ऑप्शन बी आपका कैथी क्रॉस, ऑप्शन सी आपका क्लेयर पोलोसॉक। आपका ऑप्शन सी क्या है? क्लेयर पोलोसॉक। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, क्लेयर पोलोसॉक।
ये कौन बनी है? ये कौन बनी है? ये एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है पुरुष टेस्ट मैच में। पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु प्रशिक्षण आयोजित किया गया? अगर बात की जाए पोखरण में, तो पोखरण में किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1965, और ऑप्शन बी है आपका 1970, और ऑप्शन सी है आपका 1974, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा 1974 में। अगर पूछ लिया जाए पोखरण किस राज्य में है, पोखरण किस राज्य में है? पोखरण आपका राजस्थान में पड़ेगा। पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में। अगर पूछा जाए कि प्रशिक्षण आयोजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी का आंसर इंदिरा गांधी आना चाहिए। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। फीफा विश्व कप का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? फीफा विश्व कप का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है आपका 1930, ऑप्शन सी है आपका 1945, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी का एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों 1930। 1930 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों बहुत ही जानदार सवाल था ये। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ? प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो आईआईटी खड़गपुर सबसे पहले स्थापित हुआ था। आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि भारत में अभी तक कितने आईआईटी हैं, तो 23 आपका आंसर आना चाहिए। अभी तक टोटल आईआईटीओ की संख्या कितनी है? 23। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी नीलिमा घोष, ऑप्शन सी दीपा पुनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नीलिमा घोष। नीलिमा घोष किस खेल से संबंधित थी? ये 100 मीटर रेस से संबंधित थी, और ये भारत की तरफ से पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। येन किस देश की मुद्रा है? बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा कि येन किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए है आपका जापान, ऑप्शन बी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आपका मैक्सिको, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, जापान। येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। अगर पूछा जाए जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो। आप सभी का आंसर आना चाहिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? बहुत ही आसान और बहुत ही जानदार सवाल है, ये बहुत बार पेपर में आया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर, ये यहाँ पे गांधी की जगह शास्त्री आएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए राजघाट। आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल किस जगह पे है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका मैरी कॉम, ऑप्शन बी आपका सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है आपका बबीता फोगाट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन ए मैरी कॉम आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मैरी कॉम आपका एकदम सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए मैरी कॉम, पूछ लिया जाए कि किस राज्य से है,
तो आप सभी का आंसर आना चाहिए असम राज्य से है। आप सभी का आंसर आना चाहिए असम राज्य से है। अगर पूछ लिया जाए कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। दोस्तों आप सभी का आंसर बॉक्सिंग आना चाहिए। पढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मसूरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए कि गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कोयम्बटूर। अगर पूछ लिया जाए कि कृषि का शोध संस्थान, कृषि अनुसंधान कहाँ पे है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए दिल्ली। अगर बात की जाए दूध की, अगर पूछ लिया जाए कि दूध का शोध संस्थान कहाँ पे है या दूध का अनुसंधान कहाँ पे है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप सभी का आंसर करनाल आना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को ये सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। नाटो को मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर बात की जाए कि नाटो में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 30 आपका एकदम आंसर आना चाहिए। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आलू से, ऑप्शन बी नींबू से, ऑप्शन सी आंवला से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? बहुत ही शानदार सवाल है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ठोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? ऑप्शन ए विकिरण और अपवर्तन, ऑप्शन बी है आपका विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन सी है आपका अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी आपका विवर्तन, ऑप्शन सी है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका क्या है? इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। प्रकाशीय फाइबर किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लेंस तो एकदम गलत हो जाएगा। लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दर्पण, वो भी कौन सा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए आपका हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन बी पीला, पीला आपका प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए हरा आपका प्राथमिक रंग होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका लाल, वो भी एक प्राथमिक रंग होता है। लेकिन ऑप्शन बी पे है पीला, पीला कोई प्राथमिक रंग नहीं होता है। पीला कौन सा रंग होता है? द्वितीयक रंग होता है, जो दो रंग को मिलाने के बाद में बनता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है? ऑप्शन ए बैगनी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑप्शन सी लाल की सबसे ज्यादा होती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। दृष्टि पटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, ऑप्शन बी वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, और ऑप्शन सी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, लेकिन वो क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्तों सवाल को देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? पूछा यह गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है। ऑप्शन ए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऑप्शन बी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऑप्शन सी वस्तु उल्टी दिखाई देती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये एकदम उल्टे होते हैं। अगर बात की जाए दूरदृष्टि दोष की तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर बात की जाती कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, तो निकट वाले को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये एकदम देखने में मतलब पढ़ने में उल्टा लगता है। दूर दृष्टि वाले के लिए दूर की दिखाई देती है और निकट वाले के लिए निकट की। दूर वाले को निकट की दिखाई नहीं देती है, उसी तरीके से निकट वाले को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु आसानी से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका कितना स्कोर रहा इस टेस्ट के अंदर, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया। तो दोस्तों अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास आपको एकदम टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली है एएस ऑनलाइन क्लासेस पे। बात की जाए रीजनिंग की तो रीजनिंग की क्लास भी आपको एकदम से टॉपिक वाइज विद कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट होने वाली है। अगर बात की जाए साइंस की तो साइंस का सारा पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर में कवर करवा दूंगा। रोज एक प्रैक्टिस सेट, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें जीके एंड साइंस को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों अभी बहुत टाइम है आपके पेपर में, 22 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं ग्रुप डी के। तो 22 फरवरी तक रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो सारा सिलेबस साइंस का और जीके एंड जीएस का उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि साइंस की क्लास टॉपिक वाइज कराई जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, साइंस की क्लास भी टॉपिक वाइज करा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। सारी की सारी क्लासेस बहुत जल्द हमारे चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद जय भारत।